पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज के एपिसोड की कहानी ठीक वहीं से शुरू हुई है जहां से कल के एपिसोड की कहानी खत्म हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में सबसे पहले ये दिखाया गया है कि पुष्पा जो है वो माखन भिगो रही है और यानी कि माखन घोट रही है, और वहीं पे कान्हा जो है उनको छुप के यहाँ वहाँ सता रहे हैं। और वो भजन भी गा रही है, यानी कि बड़ा नटखट है रे किशन कन्हैया, ये गीत भी गा रही है, माखन भी भिगो रही है और किशन के साथ खेल भी रही है उनके साथ। और ये सब कुछ नाटिका में चल रहा है जहाँ की ऑडियंस तो देख रही है, दर्शक साथ ही वीरेंद्र से तलवार भी देख रहा है, क्योंकि उसे उस मौके की तलाश है जबकि वो अपने आदमी को स्विच गिराने बोले और यहाँ पर वो जो उसमें एक लोखंडे ब्लेड लगा हुआ है उस बिलौड़े में जिसमें कि वो बिलो रही है, वो उससे पुष्पा का हाथ कट जाए। तो ठीक जैसे ही मौका मिलता है वीरेंद्र से तलवार अपने आदमी को इशारा करता है, वो स्विच गिराता है और वैसे ही पुष्पा का हाथ पूरी तरह से घायल हो जाता है लोखंडे ब्लेड में कट के। और तुरंत दौड़ के जुगल से तलवार आता है, मास्टर जी आते हैं, चंद्रिका बहन आती हैं और जल्दी जल्दी जुगल जो है उसमें पट्टी बांधता है। और दर्द से परेशान है पुष्पा, क्योंकि हाथ खूने खून हो चुका है और वो काफ़ी परेशान है ये देखकर। और इधर जुगल से तलवार जो है वो देख के तो ताज्जुब में ही है, लेकिन उसे पूरी तरह से मालूम है कि ये हरकत सिवाय वीरेन भाई के कोई और नहीं कर सकता है। और वहाँ पे सुनील भी है, तो सुनील को वीरेंद्र से तलवार कहता है कि तुमने कैसा प्रबंध किया था कि पुष्पा बहन का हाथ कट गया इस तरीके से। तो सुनील कहता है, साहब जी मैंने तो सारा प्रबंध ठीक ही किया था। तो वीरेंद्र से तलवार कहता है कि नहीं, तुमने ठीक नहीं किया था। उसके बाद थोड़ा सा ये दृश्य दिखाया जाता है पास्ट का कि किस प्रकार वीरेंद्र से तलवार ने दही घोटने वाले यानी कि दही मक्खन जिसमें घोटा जाता है वो बिलौटा, उसको उसने किस प्रकार से टेक्निकल तरीके से यानी कि तकनीकी तरीके से खराब करवा दिया था। और इस तरह से कुछ शूटिंग करवा दिया था कि जैसे ही स्विच जलाया जाए वैसे ही लोखंडे ब्लेड चलने लगे और पुष्पा का हाथ कट जाए। ये सारी तैयारी पहले से ही वीरेंद्र से तलवार ने उस व्यक्ति के साथ मिलके कर लिया था। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि जैसा कि वीरेंद्र से तलवार ने सोच के रखा था कि किस मौके पे स्विच को ऑफ करना ऑन करना है, ठीक वैसे ही सारा चीज हो जाता है। पुष्पा घायल हो जाती है और ऐसे में वो लोग प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो वीरेंद्र से तलवार सुनील से कहता है कि हमें भी पुष्पा के पास अस्पताल चलना चाहिए। अब इधर अस्पताल में पुष्पा जो है इस बात से काफ़ी परेशान है कि उसका हाथ इतना घायल हो गया है, अब घर के काम कैसे संभलेंगे, जब वो मुंबई जाएगी तो कैसे सारे कामों को संभालेगी। तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी आप इस हाथ से कुछ भी काम नहीं कर सकती हैं। तो पुष्पा बार बार डॉक्टर से कहती है कि सर मुझे कहिए ना, अगर मैं इस हाथ से काम नहीं करूँगी तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। बच्चे नौकरी वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और घर सारा का सारा घर मैं ही संभालती थी। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, आपके हाथ को ठीक होने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा और उतने वक्त तक आपको इंतज़ार करना होगा। तो इस पर पुष्पा डॉक्टर साहब से पूछती है, तो क्या मैं हाथ साथ भी नहीं चला पाऊंगी? तो डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल नहीं चलाएंगी आप। डॉक्टर साहब की इस बात से दुखी होकर पुष्पा कहती है, तो फिर मैं कैसे कैसे पटोले का ऑर्डर पूरा करूंगी, अगर मेरे हाथ ही नहीं चलेंगे तो इस पटोले का ऑर्डर कैसे पूरा होगा। तभी वहां पर वीरेंद्र से तलवार आता है और उसकी कुशल क्षेम पूछता है पुष्पा की और कहता है कि पुष्पा बहन आप अब कैसी हैं। और डॉक्टर साहब ने अगर आपको कहा है कि अभी आपको हाथ को आराम देने की ज़रूरत है तो आपको हाथ को आराम देना होगा। ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है कि केवल आपका हाथ घायल हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। करती उसकी शुभचिंतक भरी बातें सुनकर यानी कि सहानुभूतिपूर्ण बातें सुनकर
जुगल को काफी गुस्सा आता है अंदर ही अंदर। साथ ही वहां पर खड़ी चंद्रिका बहन, कुसुम बहन और रमीला बहन को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहती हैं। तो फिर आगे वीरेंद्र सेतलवार कहता है कि पुष्पा बहन, ये जो 5 पटोले का आपको ऑर्डर मिला है, इसके लिए आपको इतनी भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको मुंबई से यहाँ आने की भी जरूरत नहीं थी। अरे आपने हमसे कहा होता, हम आपको अपने यहाँ की महिला कामगार दे देते, हम आपके इस ऑर्डर को पूरा करवा देते। आप तो बेकार ही यहाँ पे रानकी गांव आई और इस मुश्किल में पड़ गई। खैर जो भी है, अब तो ये दिन निकालना ही पड़ेगा और इसमें मैं आपके साथ पूरी तरह से हूँ। आप जो भी मदद आपको चाहिए, मैं मदद करने को तैयार हूँ। उसके बाद वीरेंद्र सेतलवार तिरछी नजरों से जुगल को देखता है और आंखों ही आंखों में कुछ अजीब सी बातें कहने की कोशिश करता है। डॉक्टर साहब कुछ खास इंस्ट्रक्शन देकर चले जाते हैं और साथ ही वहां से वीरेंद्र सेतलवार भी चला जाता है। वीरेंद्र सेतलवार और डॉक्टर के जाने के साथ ही जुगल जो है वो भी वीरेंद्र सेतलवार के पीछे पीछे जाता है। वीरेंद्र के पीछे जुगल को जाते देखकर पुष्पा को चिंता होती है और पुष्पा कहती है कि मास्टर जी, जुगल को रोकिए, वो वीरेंद्र के साथ जरूर कुछ बहस करने चला गया है। कहते हैं कि तू इसकी चिंता मत कर, जुगल जो कर रहा है उसे करने दे। और अब इधर जुगल जो है वो वीरेंद्र सेतलवार से इस हादसे के बारे में पूछता है और वो कहता है कि आपने कैसी व्यवस्था करवाई थी भाई साहब कि इतना बड़ा हादसा हो गया। तो वीरेंद्र सेतलवार कहता है कि तुम्हारे प्रश्नों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तो जुगल कहता है कि क्यों ना करूं शक। तो वीरेन कहता है कि इसमें तुम मेरे छोटे भाई हो और मुझे अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कितना शांति प्रिय व्यक्ति हूँ और इस तरह के हादसे करवाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। तब तक जुगल कहता है कि ठीक है, ये हादसा कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, इसका पता पुलिस करेगी। और वो देखिए, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस आ भी चुकी है। पुलिस के आने की खबर सुनकर, पुलिस को देखकर वीरेंद्र सेतलवार के चेहरे पे कोई घबराहट नहीं आती है। आगे पुलिस जो है वो पुष्पा के पास जाती है और पुष्पा से कई प्रकार के पूछताछ करती है, लेकिन पुष्पा अपना मुंह नहीं खोलती है। आखिर पुष्पा अपना मुंह क्यों नहीं खोल रही है? वो क्यों नहीं बता पा रही है कि उसके साथ क्या हादसा हुआ? पुलिस के बार बार कहने पे भी जब पुष्पा कुछ नहीं कहती है तो इसका सीधा शक जुगल सेतलवार को होता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया और पुष्पा है कि मुंह बंद की हुई है। अब पुष्पा मुंह क्यों बंद की हुई है? उसका कारण है कि उसे अजीब सी नजरों से वीरेंद्र सेतलवार घूर रहा है और वो भी वीरेंद्र सेतलवार के नजरों में कुछ ऐसी चीजें देख रही है जिसके कारण उसे अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं होती है पुलिस के आगे। अब इधर घर में राशि जो है वो काफी दुखी है, परेशान है और दीप्ति, अश्विन और चिराग उसे समझा रहे हैं कि प्लीज राशि, इतना सैड मत हो यार, हम लोग हैं ना, हम लोग उस व्यक्ति को ढूंढेंगे जो तुझे इस तरह से परेशान कर रहा है। तो इस पे राशि कहती है कि नहीं भाई, मुझे 24 घंटे इस बात की टेंशन हो रही है कि कौन इस तरह से मुझे फॉलो कर रहा है, ट्रोल कर रहा है। लेकिन एक बात है कि अभी मुझे डैड की सबसे ज्यादा याद आ रही है। अगर डैड होते ना तो अब तक उसे पता कर लेते। लेकिन राशि की इस बात को चिराग और अश्विन इग्नोर करते हैं और उसे समझाते हैं कि हम भी उसे पकड़ेंगे और हमने तो पुलिस कंप्लेन भी कर दिया है। उसके बाद अश्विन कहता है कि चलो मम्मी से वीडियो कॉल पर बात करते हैं। तो इसके लिए दीप्ति कहती है कि हाँ, काफी दिन से फिर हो गया है, हमने माँ से बात नहीं किया है। तो अश्विन जो है वीडियो कॉल करता है। पुष्पा देखती है कि अश्विन का वीडियो कॉल है तो वो घबरा जाती है, लेकिन वो मास्टर जी से कहती है कि बच्चों को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए कि यहाँ मेरे साथ क्या हुआ है। आप फोन को ऐसे पकड़िए कि मेरा हाथ या हॉस्पिटल का कोई दीवार ना दिखाई दे। उसके बाद पुष्पा बच्चों से खुशी खुशी बात करती है वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल पर पुष्पा को देखकर और वो भी जशोदा माँ के रूप में देखकर बच्चे काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि मम्मी, तू तो सचमुच की जशोदा लग रही है। तो पुष्पा अपने आंसू को छिपाते हुए, अपने हाथ के दर्द को छिपाते हुए, अपने दुख को छिपाते हुए
अपने बच्चों को मुस्कुरा के कहती है कि मैं अच्छी लग रही हूँ, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। अब देखो मैं जल्दी ही यहाँ तुम लोगों के पास आ जाऊंगी। तो राशि कहती है कि तू जल्दी से जल्दी आ जा मम्मी। तो दीप्ति कहती है मम्मी आप जितनी जल्दी हो सके अब आप मुंबई आ जाइए, आपके बिना हमें यहाँ पर मन नहीं लगता है। तो पुष्पा कहती है कि मुझे कौन सा मन लग रहा है, बस यहाँ मेरा काम खत्म होता है और मैं आती हूँ। उसके बाद फोन वो रख देती है और मास्टर जी के गले लग जाती है। मास्टर जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि देख पुष्पा काफी हो गया, अब इस बार मुंबई छोड़ने मैं तुझे जाऊंगा। तब से आपने बाबूजी का सारा फर्ज निभाया है। अब इसके आगे की कहानी में थोड़ा सा बदलाव है, यानी कि आगे का सीन है कि प्रार्थना अचानक से आती है और चिराग के गले लग जाती है। चिराग अचानक से प्रार्थना को इस तरह से गले लगते देखकर खुश तो बहुत होता है, लेकिन सोचता है कि आखिर बात क्या है भाई, आज चांद किधर से निकला है। तो प्रार्थना कहती है कि चिराग तूने जो वो आर्टिकल लिखा है ना, जब से तूने पापा के लिए वो आर्टिकल लिखा है ना, निज स्पॉट है, लेकिन चिराग ये तो बता, तुझे जो मैंने कहा था कि आर्टिकल में से पार्टी का नाम और जगताप साहब का नाम वगैरह सारा हटा देना है, सिंपल आर्टिकल कर देना, सो तुमने कर दिया या नहीं। तो चिराग कहता है कि हाँ भाई मैंने वो काम सबसे पहले कर दिया, क्यों मैं चाहूंगा कि बापोद्रा काका के कारण कोई भी परेशानी खड़ा हो। मैंने उसमें जाके फिर से आर्टिकल को पूरा एडिट कर दिया है और पार्टी का नाम और जगताप साहब का नाम हर जगह से हटा दिया है। तो प्रार्थना कहती है कि अगर वो आर्टिकल छप गया और पापा जानेंगे कि वो आर्टिकल तूने उनके लिए लिखा है और इतनी तारीफ लिखा है, तो सचमुच पापा कितने खुश हो जाएंगे और फिर हमारी शादी का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस पर चिराग कहता है कि देख मैं तेरे पापा से ज्यादा नहीं चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ ना कि वो मुझे बस सर चोर बोलना छोड़ के सिर्फ चिराग कहें, मेरे लिए तो ससुर जी का इतना ही इनाम काफी होगा। तो प्रार्थना कहती है कि नहीं, तू देखना जैसे मम्मी तुझसे प्यार करती है ना, ठीक पापा भी वैसे ही तुझसे प्यार करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स अब आगे की कहानी में जो कुछ दिखाया गया है वो काफी सेंसेटिव है और ये मामला है गोलू, आयुषी जी और महेंद्र भाई का। गोलू इतना अच्छा जन्माष्टमी में आयुषी जी के यहाँ बांसुरी बजाता है जन्माष्टमी के उत्सव में, कि वहाँ पे सारे लोग तो बहुत खुशी होते ही हैं। आयुषी जी भी ममता से भर जाती हैं और वो गोलू को बहुत प्यार करती हैं। महेंद्र भी गोलू को गले लगा लेता है। उसके बाद आयुषी जी महेंद्र को महेंद्र भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है, थोड़ा साइड चले। फिर वो महेंद्र को साइड में लेके आती हैं और महेंद्र से पहले वो कुछ ऐसी बातें करती हैं जैसे कि मुझे गोलू बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ कि गोलू का बहुत अच्छा देखभाल हो महेंद्र भाई। तो मैं चाहती हूँ कि गोलू का देखभाल मैं भी करूँ और मैं चाहती हूँ कि गोलू जैसे आम बच्चे होते हैं, चूंकि अभी गोलू स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो नॉर्मल चाइल्ड के साथ जैसे सारे बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी जाए। और इधर गौरव जी जो हैं आयुषी जी के हस्बैंड, ये सब बात अपनी पत्नी के मुंह से सुन के वो जान रहे हैं कि आयुषी ये सब महेंद्र भाई को क्यों कह रही है। तो महेंद्र इस पे कहता है कि मैंने बचपन से ही गोलू को अकेले माँ की तरह पाला है और इसे कभी कोई कमी नहीं होने दिया है और मैंने इसके डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान दिया है। तो इस पे आयुषी जी कहती है कि नहीं, ये नॉर्मल चाइल्ड के जैसा सब कुछ हो जाए, मैं वो कोशिश करूंगी, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ, बड़े से बड़े जगह पे इसके का इलाज करवाना चाहती हूँ। तो इस पर महेंद्र कहता है कि लेकिन आयुषी जी मैं भी तो सब कुछ कर ही रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आयुषी जी कहती कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महेंद्र भाई कि आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं गोलू को एडॉप्ट करूँ और इसे और बेहतर देखभाल दूं। इसके ऐसा कहने के साथ ही, यानी कि आयुषी जी के ऐसा कहने के साथ ही काफी टेंशन में गौरव जी भी आ जाते हैं और सबसे ज्यादा टेंशन में एडॉप्ट करने की बात को सुनकर महेंद्र आ जाता है। वो गोलू को देखता है और उसके बाद वो आयुषी जी से कहता है कि आप एडॉप्ट करने की बात सोच भी कैसे सकती हैं मैडम, गोलू मेरा बेटा है, जिगर का टुकड़ा है, बचपन से उसे मैंने रात मैं जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपने गोलू के लिए काफी कुछ किया है, गोलू को अच्छे लोगों के बीच में उठने बैठने लायक बनाया है, लेकिन हरगिज नहीं हो सकता है कि मैं गोलू को आपको गोद दे दूं।
तो इस पर आयुषी जी कहती हैं कि एडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैं गोलू को अपने साथ रखूंगी, बस हक चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मैं गोलू के भविष्य के लिए और अच्छा से अच्छा करूँ। तो इस पर महेंद्र कहता है कि ये कभी किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। मेरा प्यार गोलू के लिए निस्वार्थ है, मैं उसका पिता हूँ। और आप जिस तरह की बातें कर रही हैं ना आयुषी जी, इसमें आपका स्वार्थ झलक रहा है। ऐसा लगता है कि आपने अभी तक जो कुछ भी गोलू के लिए किया वो बस स्वार्थ बस किया है। तो इस पर आयुषी जी कहती है कि ऐसा नहीं है महेंद्र भाई। उसके बाद गोलू के पास जाता है और गोलू को कहता है कि गोलू अब हम यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, चलो मेरे साथ घर। गोलू घर जाने से इनकार करता है और कहता है कि नहीं पापा, अभी मैं थोड़ा देर और रुकूंगा। तो इस पे महेंद्र कहता है कि नहीं, अब और देर नहीं रुकना है, हमें यहाँ से तुरंत चलना है। तो गोलू जिद में अड़ जाता है और कहता है कि नहीं, अभी नहीं जाऊंगा। तो महेंद्र को गुस्सा आ जाता है और वो एक थप्पड़ गोलू पे उठा देता है और गोलू पे बहुत कस के गुस्साता है। गोलू इतना जोर गुस्साता है तो इससे वो काफी दुखी हो जाता है और दौड़कर आयुषी जी के पास चला जाता है। आयुषी जी देखती हैं कि गोलू उनके पास दौड़ के आ रहा है, बाकी लोग भी देखने लगते हैं। तो महेंद्र कोशिश करता है गोलू को रोकने का, लेकिन गोलू रुकता नहीं है। उसे अपने पापा का ये गुस्सा अच्छा नहीं लगता है और वो भागता है और भागकर आयुषी जी के पास जाके उनके गले से लग जाता है और आयुषी जी भी उसे गले लगा लेती हैं। अब इस तरीके से आयुषी जी के पास देखकर गोलू को इस तरीके से महेंद्र को काफी मतलब अंदर से काफी दुख लगता है कि गोलू उसे छोड़कर आयुषी जी के पास चला गया। और इस बात से अंदर ही अंदर महेंद्र जो है काफी द्रवित हो जाता है। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि गोलू के लिए उसने जितना वर्ष जीवन भर किया, फिर भी गोलू आयुषी जी के पास ही चला गया। तो महेंद्र दुखी तो होता है लेकिन वो चुप रहता है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक है। अब आगे की कहानी यानी कि अगले एपिसोड की कहानी में क्या दिखाया जाएगा, मैं थोड़ी सी उसकी कहानी बता देती हूँ। चौल में जन्माष्टमी यानी कि कृष्णोत्सव मनाया जा रहा है और वहाँ पे जगताप साहब भी आए हुए हैं, लेकिन किसी तरह से उन्हें निजी स्पॉट से पता चलता है कि जो आर्टिकल चिराग ने बापोद्रा जी के लिए लिखा था, वो आर्टिकल में पूरे पार्टी का नाम और जगताप साहब का भी नाम आ गया है। और इसके खुलने के साथ ही वहाँ पे जगताप साहब बापोद्रा पे काफ़ी नाराज होते हैं और बापोद्रा जो है वो चिराग को गुस्से से देखने लगता है। तो फ्रेंड्स, अब आगे के एपिसोड में डिटेल्स में क्या दिखाया जाएगा ये हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।